हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री सक्सेस क्लासेज। तो हमारा टॉपिक चला था क्लास 10th मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें मैं प्रश्नावली 3.5 पढ़ा रहा था। आज मैं उसी प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं। और विधि हमारी कौन चल रही थी? वज्र गुणनखंड विधि। मतलब हम वज्र गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को वज्र गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली 3.5 वज्र गुणनखंड विधि से ही में सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम बीजगणितीय फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि बी विद्यार्थी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छात्रावास है, उसमें एक फिक्स है, मासिक व्यय इसका फिक्स है कि आपको महीने का इतना पड़ेगा। इसके बाद अब जैसे जैसे एक अतिरिक्त दिन भोजन करोगे एक महीना के बाद, जैसे उसने फिक्स कर दिया। इस पर मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बताए हैं। एक मैंने टैक्सी बताया था, नियत भाड़े वाला, समझ रहे हो। एक और सब मैं क्वेश्चन बताया था उसमें इसका विलोपन विधि में भी बताया था क्वेश्चन नियत वाले से ही रिलेटेड। तो ये भी उसी से रिलेटेड हैं। तो एक उसका एक पहले फिक्स है किराया कि आपको महीने में इतना ही देना पड़ेगा, और उसके बाद महीने में जैसे जैसे आप उस एक महीना होने के बाद में आप जितना एक्स्ट्रा खाओगे पैसा, उस एक दिन का आपको पैसा अलग देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए उसका नियत भाड़ा कितना है, मतलब नियत किराया उसका कितना है मासिक एक महीने का, वो अलग किराया है। और ये जो 20 दिन का ना, ये अतिरिक्त किराया है, मतलब अतिरिक्त उसने 20 दिन खाया है, समझ रहे हो। ये उसके 20 दिन का अलग से है। और जो टोटल 1000 रुपया है ना, ये इसका कुल पैसा है, उसमें उसने 20 दिन जितना भोजन खाया है और प्लस उसका एक महीने का जो नियत किराया उसमें मतलब भोजन का रहा होगा कि हम एक महीने में इतना ही लेंगे, उसका मासिक व्यय जितना रहा होगा उतना ही लेंगे। तो वो पैसा और जो 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया उसका पैसा, दोनों का ऐड करके ये पैसा कितना है 1000 रुपये है। बात समझो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि उसका नियत व्यय कितना है। ठीक है, भोजन का नियत व्यय यहाँ लिखेंगे माना भोजन का एक नियत व्यय, वो हमने मान लिया 100 रुपये है। मतलब हमने उसका मासिक व्यय जो मिल लिया वो हमने मान लिया कि 100 रुपये है। उसे एक महीने में 100 रुपये ही देना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त दिन का जो भोजन होगा उससे हम बाद में ऐड करते रहेंगे। तो चलिए इसका नियत व्यय जो है 100 रुपये है। अतिरिक्त दिन का भोजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतिरिक्त दिन भोजन में व्यय, तो वो हमारा हो जाएगा y रुपये। मतलब इसका नियत जो है मासिक व्यय वो 100 रुपये है। अब वो हर एक दिन का अगर भोजन करेगा उसको y रुपये देने पड़ेंगे। अब 20 दिन भोजन करेगा तो 20 y रुपये देने पड़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने किराया रख दिया कि एक दिन का आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, तो 2 दिन का 20 रुपये, 3 दिन का 30 रुपये। तो कैसे आ रहा है? 2 को 10 से मल्टीप्लाई, 3 को 10 से मल्टीप्लाई। वैसे ही उसने कह दिया कि y दिन का तो ये हो जाएगा कितना, y दिन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y। बस सुनो, तो जितने दिन का कहेगा उतने से इसमें क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे। बस समझे। तो वैसे ही अब यहाँ से चलिए ये तुम्हारा हो गया कि एक दिन का y रुपया देना पड़ेगा और इसका जो नियत व्यय है वो उसको 100 रुपये ही देना पड़ेगा मासिक व्यय, है ना। अब क्वेश्चन दो क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार लिख लेना अगर गलती हो रही हो। तो क्या कर रहा है, जब एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये उसे छात्रावास के लिए देने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिए ये जो 1000 रुपये है, इस 1000 रुपये में उसका नियत व्यय, उसका नियत मासिक व्यय है वो कितना है
x रुपये, टोटल कितने x रुपये, वो 20 दिन भोजन करता है, एक्स्ट्रा 20 दिन भोजन करता है, तो एक दिन का y रुपये, तो एक्स्ट्रा 20 दिन का रुपया 20 y रुपये, और कुल रुपये कितने देने पड़े उसे 1000 रुपये। ये समीकरण फर्स्ट बन गई। बात समझे, ये 1000 रुपये क्या, ये कुल पैसा है, उसका जो नियत व्यय है वो पैसा, और वो जितना एक्स्ट्रा दिन भोजन खाएगा उसका पैसा, टोटल मिला करके उसने 1000 रुपये दिए। तो उसका नियत व्यय हमने माने x रुपये, और 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया तो 20 y रुपये, एक दिन का y रुपया तो 20 दिन का 20 y रुपये, तो टोटल पैसा कितना हो गया 1000 रुपये। बात समझ, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करा है उसी में। ये तो एक ही कहानी हो गई, किसकी, एक ही। अब देखो बी क्या कर रहा है, इसी कह रहा है जबकि बी विद्यार्थी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसने 1180 रुपये अदा किए हैं। अब वो 26 दिन में रहता था, तो x रुपये, अब उसने 1180 रुपये कुल दिए, तो ये कुल क्या है, ये उसमें उसका फिक्स व्यय छात्रावास का कितना है मासिक व्यय वो, और प्लस उसका एक दिन का कितना रुपया है, या सॉरी 26 दिन का पैसा, दोनों का मिलाकर के 1180 है। तो मासिक व्यय तो उसका 100 रुपये रहेगा, और एक दिन का y रुपये है, तो 26 दिन का 26 y रुपये है, और टोटल हो गया 1180 रुपये। समीकरण सेकंड बन गई। आई होप बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है इसको, किसी भी विधि से आपको देखो विधि लिखी तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हम वज्र गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, तो उसको हम वज्र गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे। बात भाई, तो चलिए यहाँ से इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक मिनट, इसको समीकरण फर्स्ट मान देनी है, इसको अंदर लेकर जाइए, तो ये हो जाएगा x प्लस का 20y, ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा माइनस का 1000। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको 1180 को अंदर लेकर जाइए, तो ये हो जाएगा x प्लस का 26y, ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा माइनस का 1180, इसको समीकरण सेकंड मानिए। बस में अब चलिए इसको, इसके मानक स्टैंडर्ड समीकरण a1x प्लस का b1y प्लस का c1, इसको a2x प्लस का b2y प्लस का c2 से क्या करें तुलना कराइए। तो चलिए a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि x में 1 ही लिखा होगा। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20, और c1 कितना हो जाएगा माइनस का 1000। वैसे ही यहाँ देखिए a2 के लिए कितना हो जाएगी, x में यहाँ पर 1 लिखा है, b2 यहाँ b2 कितना हो जाएगा 26, यानी b2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस कितनी 26, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस का 1180। बस में तो ये हमने a1 a2 और b1 b2 के मान निकाल लिए। अब देखिए वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि क्या कहती थी, उसे हमें सॉल्व करना है, तो वो होता था x b1 b2 c1 c2 y a1 a2 और फिर 1 b1 b2। यही तो था स्ट्रक्चर वज्र गुणनखंड विधि का। चलिए हमारा देखते हैं x b1 b2, b1 का मान 20, b2 का मान 26, तो 20 26, c1 c2 तो माइनस का 1000, और यहाँ माइनस का 1180, a1 a2 इसका मान तो 1 ही 1 है y, और b1 b2 फिर b1 b2 20 और 26, 1 20 और 26, समझे। चलिए x का मान निकाल, x अपान में इसकी इधर तिरछा इसकी इधर तिरछा गुणा, तो करिए यहाँ से 20 की से गुणा करते हो, 20 जीरो 1 जीरो 1 जीरो ये तो 2 जीरो जाएंगे, और 2 8 16 के 6, और 2 1 कम 2 2 1 3, फिर 2 1 कम 2 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे जब दूसरे से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 26 गुणा 1000 से कराओगे तो ये हो जाएगा 26000। अब ये माइनस तो माइनस प्लस, तो ये माइनस का 26 प्लस का 26000 हो जाएगा। बस में इक्वल टू y अपान इसकी इधर इसकी गुणा इसकी इधर ये इधर और ये इधर, तो पहले इधर मल्टीप्लाई कराइए, तो 1000 की गुणा 1 से कराओगे तो माइनस का 1000, फिर माइनस का चिन्ह जब दूसरे मल्टीप्लाई कराओगे तो 1000 1180 गुणा 1 से कराओगे तो ये कितना है, ये 1 ही हमारा है ना। तो अब देखो ये माइनस है, तो 1000 1 से कराओगे तो 1080 माइनस का ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 1180 इक्वल टू 1 अपान में इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो पहले 26 के तो 26 से कम 26, फिर माइनस 20 से कम 20। चलिए सॉल्व करते हैं। x अपान, तो ये 26000 है, ये
23,000 तो घटा दीजिए, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, ठीक। अब यहाँ लेंगे, हासिल हो जाएगा ना 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच्चे 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। और 24, ये 2400 बचेगा वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या कम है। इक्वल टू y अपान में 1000 में से 1180 तो बचेगा 180 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। इक्वल टू 1 अपान 26 में से 20 गया तो बचेगा 6। अब इस वैल्यू को एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर रखें तो हो जाएगा x बटे 2400 इक्वल टू 1/6। यहाँ सॉल्व करिए, 6 कम 6 6 चौक 24 यानी 400, और 400 की 1 से गुणा तो नहीं x बराबर आ गया कहाँ 400, x की वैल्यू कितनी आ गई 400। वैसे ही अब इस वैल्यू के बाद इसके इक्वल में तो y अपान में 180 इक्वल टू 1/6, 6 कम 6 6 3 18 यानी 30, इसकी इधर 30 मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू कितना 30 से कम 30 यानी y का कितना आ गया, ये आ गया 30। बस सुनो, यानी उसका जो मासिक व्यय है, जो इसका नियत छात्रावास है, नियत छात्रावास मासिक व्यय वो 100 रुपये था, x का मान कितना आया है 400, यानी वो 400 रुपये हो गया। और एक दिन का अतिरिक्त भोजन जो था वो था y रुपये, और y का मान कितना है 30, यानी एक दिन का भोजन का पैसा कितना था वो था 30 रुपये। आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। चलिए मैं हट जाता हूँ, इसको सॉल्व लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कोई भिन्न है, उस वो भिन्न हमारी 1/3 बन जाएगी। कब बनेगी, जब उसके अंश में 1 घटाया जाएगा। यानी पहले कोई भिन्न हमारी रहे होगी, जब उस भिन्न में उसके अंश में हमने 1 घटा दिया ना, तो वो भिन्न हमारी क्या बनेगी, वो 1/3 बनेगी। तो सबसे पहले ये पता करते वो हमारी भिन्न क्या है और उसके अंश और हर क्या है। तो लिखेंगे माना भिन्न, वो हमारी क्या x/y, जिसमें अंश उसका हो गया, क्योंकि भिन्न हमारी क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटे हर, ये हमारी भिन्न होती है। और अंश हमने मान लिया x, हर हमने मान लिया y। बस भाई अंश बटे हर हमारा होता है भिन्न, और x हमने मान लिया, अंश को हमने मान लिया x, हर को हमने मान लिया y, यानी x/y हमारी क्या होगी, ये भिन्न हो गई। ये हमने भिन्न मानी अपनी तरफ से। बस बोलो। अब क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ प्रश्नानुसार, देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या, प्रश्न कह रहा है कि भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है। कब होती है, जब इस भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है। तो पहले हमारी भिन्न थी x/y, ये हमारी भिन्न थी x/y। अब ये x/y हमारी भिन्न बदल कर बन गई 1/3, नई भिन्न बन गई। कब बनी, जब अंश से 1 घटा दिया गया, यानी अंश से 1 क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, तो भिन्न हमारी बन गई 1/3। बात समझ में, पहले भिन्न हमारी थी x/y, जब उसके भिन्न से 1 हमने घटा दिया, सॉरी अंश से हमने 1 माइनस कर दिया, लेस कर दिया, तो यही भिन्न हमारी क्या बन गई 1/3, यानी ये भिन्न हमारी 1/3 बन गई। तो जो भी नई भिन्न बनेगी ना, उसको आपको इक्वल में रखना है। बात समझो। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी इधर 3 मल्टीप्लाई, इसकी इधर 3 मल्टीप्लाई, तो 3 की इधर 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे x माइनस का 1, y की 1 से गुणा तो y कम y, इधर मल्टीप्लाई 3x और 3 कम 3 माइनस का 3 इक्वल टू y। इसको अंदर ले जाइए तो 3x, ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस का y और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट। पुनः देखिए प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अब कह रहा है कि जो हमारी भिन्न x/y थी, ये भिन्न हमारी 1/4 बन जाती है। कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये अंश है x, हर है y, तो जब हर में 8 जोड़ दोगे तो यही भिन्न हमारी 1/4 बन जाएगी। तो जो भी नई भिन्न बनेगी ना, जो भी जोड़ना घटाना है वो पुरानी भिन्न में, जो नई भिन्न बनकर आएगी उसको आपको इक्वल में रखना है। समझे। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि जब भिन्न हमारी x/y थी, उस भिन्न के हर में हमने 8 जोड़ दिया, तो यही भिन्न बन गई हमारी क्या बन गई 1/4। बात समझे। आई होप बातें क्लियर होंगी। तो चलिए मल्टीपल सॉल्व कर लेते हैं। इसके इधर 3 गुणा, इसके इधर से, तो 4 के x गुणा तो क्या आ जाएगा 4x
y प्लस 1 की जगह x अगर आओगे तो y प्लस 8 ही आएगा। ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, सबको अंदर ले जाइए, तो 4x, ये प्लस अंदर कहाँ जाएगा, माइनस का y और ये प्लस का तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। समीकरण सेकंड। इसको सॉल्व करना है हमें वज्र गुणनखंड विधि से, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले यहाँ a1 a2 का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में a1 का मान जो x गुणे में है वो a1, जो y गुणे में वो b1, और ये तो अचर पद हमारा c1 हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ से a1 का मान तो मैं लिख दूँगा a1 कितना हमारा है वो हमारा 3, कॉमा b1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, b1 हो जाएगा माइनस का 1, और c1 कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा माइनस का 3। वैसे ही a2 b2 और c2 मिल जाएगा। a2 का कितना है 4, तो a2 हो जाएगा हमारा 4, कॉमा b2 कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो b2 हो जाएगा माइनस का 1, और c2 हो जाएगा माइनस का 8, c2 हो जाएगा माइनस का 8। अब हमें वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो चलिए वज्र गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। x b1 b2 c1 c2 y a1 a2 1 फिर b1 और b2, समझे। अब वैल्यू पुट करिए, x b1 b2 -1 -1 -1 -1 c1 c2 -3 -8 -3 -8 y a1 a2 3 4 3 4 1 b1 b2 -1 -1, समझे। चलिए सॉल्व कर देते हैं। x इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई, इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई है, तो पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 की 1 से 8 एक कम 8, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब जब दूसरे मल्टीप्लाई करो तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा, और 3 एक कम 3 और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस का 3, बस समझे, इक्वल y अपान पहले इधर मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, ये माइनस 12 ना, ये माइनस इसलिए माइनस का 12। अब इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई 8 3 24, ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 24, और जब दूसरे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ चिन्ह कैसा था, माइनस का, और ये 8 3 24 यानी माइनस का 24। अब ये माइनस और वो माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24 इक्वल टू 1 अपान इसकी धरती छः मल्टीप्लाई, इसकी धरती छः मल्टीप्लाई, तो 1 की 3 से 3 कम 3 माइनस का, क्योंकि माइनस है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 एक कम 4 और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 4, और दूसरा जब मल्टीप्लाई का तो चिन्ह माइनस आता है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ही माइनस आया, तो ये माइनस 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 प्लस, प्लस का 4 हो गया। बस समझे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x अपान 8 में से 5 3 गया 5 इक्वल y अपान में 24 में से 12 गया 12 प्लस का इक्वल टू 1 अपान में 4 में से 3 गया 1, यानी 1/1, 1 से 1 मतलब 1 ही बचा, यानी x/5 इक्वल टू y/12 इक्वल टू 1। बस में अब इस 1 को एक बार इसके बराबर एक बार इससे इक्वल में रखें, तो रखें यहाँ से, तो x/5 इक्वल टू 1, तो इस 5 कम 5 यानी x का मान कितना आ गया 5। वैसे ही y/12 इक्वल टू 1, और 12 कम 12 यानी y बराबर कितना आ गया 12। तो ये y का मान, ये x का मान आ गया, और हमें ज्ञात क्या करनी थी, भिन्न, क्या भिन्न, तो यहाँ लिखेंगे भिन्न। अब भिन्न हमारी क्या थी, वो हमने क्या माना था, वो हमने माना था x/y, तो भिन्न हो गई x/y। x का मान कितना आया है, ये आया है 5, और y का मान कितना है 12, यानी भिन्न हमारी क्या होगी 5/12। बात समझ रही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब क्लास लगी है, क्लास में एक टेस्ट हुआ, किस सब्जेक्ट का हुआ पता नहीं, फिलहाल देखो इसमें लिखा होगा शायद। चलिए मान लेते हैं क्लास में एक गणित का टेस्ट हुआ। कैसा, गणित का एक क्लास है आपकी क्लास में मैंने गणित का टेस्ट लिया, मैंने गणित का मैं गणित पढ़ा रहा हूँ तो गणित का टेस्ट लूँगा, सीधी बात है। तो चलो मैंने क्लास में सबको एक गणित का टेस्ट रखा, क्या गणित का टेस्ट। अब उस गणित के टेस्ट में एक लड़का है यश, जिसका नाम यश, उसने एक टेस्ट मतलब गणित के टेस्ट में, मान लीजिए गणित का टेस्ट हो रहा है, तो गणित के टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। अब पूर्णांक क्या रहा होगा वो तो अलग की बात है, हमने क्या रखा 50 रखा 60 तो अलग की बात है, लेकिन यश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो बात कर रहा है। तो यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, कितने
40 अंक मतलब उसने प्राप्त किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तब उसे 3 अंक दिए जाते हैं। बस सुनो, एक उत्तर सही करता है तो उसे 3 अंक दिए जाते हैं। और फिर कह रहा है अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, और अगर एक क्वेश्चन वो गलत करता है तो उसके 1 अंक काट लिया जाता है। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, यानी वो अगर वो एक क्वेश्चन गलत करेगा तो उसका 1 अंक काट लिया जाएगा, और अगर एक क्वेश्चन सही करेगा तो 3 नंबर दिए जाएंगे। समझे? और जबकि टोटल नंबर मिलेंगे कितने? टोटल नंबर उसने 40 मिले। अब 40 नंबर मिले हैं, अब पता नहीं उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जैसे मान लो उसने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लीजिए जैसे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब 20 में कुछ क्वेश्चन सही भी होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। तो जो क्वेश्चन सही होंगे, जैसे मान लीजिए 20 में, जैसे मान लीजिए उसने 20 क्वेश्चन थे, या मान लीजिए 10 क्वेश्चन उसने सही किए। कितने? मान लीजिए उसने मैथ्स में 10 क्वेश्चन सही किए हैं, 10 क्वेश्चन उसने केवल सॉल्व किए हैं। अब 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मान लीजिए कि 7 क्वेश्चन उसने सही कर दिए और 3 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए, मतलब गलत हो गए। तो एक क्वेश्चन अगर वो सही करता है, अगर एक क्वेश्चन सही करता है, ठीक है, तो उससे 7 अंक मिलते, 3 नंबर मिलते हैं। तो एक सही करेगा तो 3 मिलेंगे, अगर वो 7 सही करेगा तो 7 तियाँ 21 अंक मिल जाएंगे। कितने? 21। और एक वो गलत करता तो 1 अंक की कटौती होती है, और 3 गलत करेगा तो 3 अंक की कटौती होगी। तो 21 में से 3 घटा दिए, कितने बचेगा? मान लीजिए 18, यानी उसने टोटल नंबर कितने पाए? 18। 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और 10 में से उसे मिले कितने? 18 नंबर। बस सुनो, तो वैसे ही क्या रहा है, उसने अंक कितने प्राप्त किए? 40। कितने? 40। अब इस 40 में हमको ये नहीं पता है, उसने नंबर तो 40 पाए हैं, ये भी पता है कि अगर वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो 3 अंक मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करेगा तो उसे 1 अंक उसका कट जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बस सुनो, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसने 7 क्वेश्चन सही किए हैं तो एक क्वेश्चन का 3 नंबर, तो 7 क्वेश्चन का 21 नंबर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। एक क्वेश्चन सही किया तो 3 नंबर, 2 क्वेश्चन सही किया तो 6 नंबर, 3 क्वेश्चन किया तो 3 तियाँ 9 नंबर हो जाएंगे उसके, 3 सही क्वेश्चन के। अब उसने कुछ गलत भी किए होंगे, ऐसा तो नहीं है सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। समझ रहे हो? तो चलिए आगे बातें क्लियर हो रहेंगी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये मानेंगे कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो लिखेंगे माना यश ने माना सही माना सही उत्तरों की संख्या, उत्तरों की संख्या वो हमने माना x। मतलब हमने मान लिया कि यश ने x क्वेश्चन उसने सही किए हैं, x क्वेश्चन सही किए हैं। एक सही क्वेश्चन का 3 नंबर, 2 सही क्वेश्चन का 3 दूना 6 नंबर, और 3 सही क्वेश्चन का 3 तियाँ 9 नंबर। तो x सही क्वेश्चन का 3x नंबर। बस समझ लो। तो वैसे ही मान लेंगे अशुद्ध उत्तरों की संख्या, वो हमने मान लिया y। तो सही उत्तरों की संख्या x, अशुद्ध उत्तरों की संख्या y। अब क्वेश्चन कर रहा है उसने टोटल नंबर प्राप्त किए हैं 40, और जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार से लिख लेना। ठीक, एक क्वेश्चन अगर वो सही करता है, कह रहा प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो एक उत्तर वो सही करता है तो x नंबर, मान लो एक क्वेश्चन अगर सही करेगा तो उसे 3 नंबर, 2 क्वेश्चन सही करेगा तो 3 दूना 6 नंबर, और 4 क्वेश्चन करेगा तो 3 4 तियाँ 12 नंबर। वैसे वो x क्वेश्चन सही करता है तो टोटल नंबर कितना जाएगा? 3x नंबर। ये x सही क्वेश्चन का नंबर आया। जैसे मान लीजिए अगर हमको पता होता कि उसने एक अगर क्वेश्चन सही करता तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। कितने? 3 नंबर। और अगर वो मान लीजिए कितने हम मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन सही कर देता, हमारे है 14, कितने? 14। एक क्वेश्चन सही करता तो 3 नंबर, 14 क्वेश्चन सही करता 14 तियाँ 42 नंबर। ये 3 सही क्वेश्चन होगा, ये 14 सही क्वेश्चन का नंबर है, सुनो। और एक क्वेश्चन अगर वो गलत करता तो 1 नंबर कट जाता है।
तो मान लीजिए इसने कुछ टेस्ट दिए, उसमें कुछ क्वेश्चन थे, उसमें से उसने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। कितने? 2 क्वेश्चन। तो एक गलत क्वेश्चन पर उसका 1 नंबर कटेगा, और 2 क्वेश्चन गलत किया है तो उसका 2 कम 2 यानी 2 नंबर कटेगा। तो टोटल नंबर कितने थे? 40। तो पाए कितने थे? 40 सही के, उसमें से 2 उसने गलत कर दिए, तो बचे कितने? 40 नंबर, यानी 2 नंबर कट भी गए 42 में से। 42 में से 2 नंबर उसके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो बचे कितने? 40 नंबर। और क्वेश्चन कितने सॉल्व किए थे? तो 14 इधर सॉल्व किए थे, 2 इधर है, यानी 14 2 16, यानी उसने 16 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और 16 क्वेश्चन में उसने 40 नंबर प्राप्त किए। बात समझे? ये 40 कैसे आया? तो सही क्वेश्चन मतलब 14x, ठीक, 14 गुणे 3 प्लस सही क्वेश्चन के नंबर, और प्लस में यहाँ माइनस में क्या कर देंगे? जो गलत क्वेश्चन के नंबर आए हैं 2 क्वेश्चन के, माइनस कर दे, कितना बचेगा? चलो ऐसे तो आया है। वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि अगर मैं सही क्वेश्चन के नंबर आए 3x, एक सही क्वेश्चन करता तो 3 नंबर, 3x क्वेश्चन सही करता तो 3x नंबर, उसमें से क्या करिए? जो उसने क्वेश्चन गलत किया उसके नंबर घटा दीजिए। तो कितने नंबर? क्योंकि जो 40 नंबर प्राप्त किए ना भाई, जितना उसने प्राप्त किया है टोटल सही में से, उसमें कुछ गलत किया तो गलत नंबर कट भी तो जाएंगे। कटने के बाद जो नंबर बचेगा ना, वो टोटल 40 नंबर उसने प्राप्त किया है। ये नहीं कि उसने सही क्वेश्चन किया डायरेक्ट सही, ये सही क्वेश्चन का नंबर नहीं है, ये वो नंबर है उसने टोटल 40 नंबर प्राप्त किए हैं। 40 में उसके सही वाले नंबर और उसमें से माइनस कर देगा जो उसने क्वेश्चन गलत किए, वो नंबर कैंसिल होने के बाद जो नंबर बचे वो बचे 40। समझ? तो एक सही क्वेश्चन पर 3 नंबर, तो x सही क्वेश्चन पर 3x नंबर माइनस, और एक क्वेश्चन गलत करेगा तो 1 नंबर कटेगा, उसने y क्वेश्चन गलत किए तो उसका y नंबर कैंसिल हो जाएगा, और टोटल नंबर कितना जाएंगे? 40। तो ये 3 ये सही नंबर में से अशुद्ध नंबर घटा दे, टोटल नंबर कितना चाहिए? 40। समझ में? इसको समीकरण फर्स्ट। पुनः वही लिखेंगे प्रश्नानुसार। अपना प्रश्न क्या कराया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो यश 50 अंक प्राप्त करें। अब वो 50 अंक प्राप्त करता है कब? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक है। तो एक सही उत्तर पर 4 अंक, तो 4x को सही क्वेश्चन पर 4x नंबर, और अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो 2 नंबर करते हैं, और जबकि उसने क्वेश्चन कितने सही गलत किए हैं? y, तो एक क्वेश्चन गलत का तो 2 नंबर, और y क्वेश्चन गलत किए तो उसके 2 नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर घट जाएंगे। तब उसने नंबर कितने प्राप्त किए? 50। समीकरण सेकंड बन गई। बात समझ? चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी इसको समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड ही मानेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x, ये प्लस अंदर का जाएगा माइनस में, तो माइनस का 40, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 2y, और इक्वल माइनस को हो जाएगा 50 बराबर समीकरण सेकंड। चलिए यहाँ a1 a2 का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में a1 का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3, b1 का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस का 1, और c1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 40। समीकरण 2 से a2 का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4, और समीकरण b2 का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस का 2, और c2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 50। अब हमें इसे सॉल्व करना वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणनखंड विधि क्या कहती है? x b1 b2 c1 c2 y a1 a2 1 b1 b2। वैल्यू पुट कीजिए। x b1 b2 -1 माइनस का 2 -1 माइनस का 2 c1 c2 -40 माइनस 50 -40 माइनस 50 y a1 a2 3 4, तो 3 4 बस मेरा। उसके बाद 1 b1 b2 कितना है हमारा? -1 माइनस का 2, तो -1 माइनस का 2। अब सॉल्व करिए। x अपान इसकी धरती से मल्टीप्लाई, तो 50 से कम 50, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 50 से कम 50 प्लस का हो गया। अब जब दूसरा की मल्टीप्लाई कराओगे तो चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का, और ये 40 दूना 80, ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 80 इक्वल टू y अपान इसकी धरती से मल्टीप्लाई, तो 4 की 40 है, तो 4 चक्कू 16 यानी 160, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब दूसरे मल्टीप्लाई कराओगे तो चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का, तो 50 गुणा 3 से, तो 50 तियाँ 150, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वो एक, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 150 इक्वल टू 1। इसकी धरती से बोला 3 दूना
6 माइनस का 6 क्योंकि माइनस का है, और 4 एक कम 4, यानी अब देखो 3 दूना 6 माइनस का 6। अब दूसरे मल्टीप्लाई कराओगे तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का, और 4 एक कम 4, ये माइनस का 4 और ये माइनस का प्लस का 4। बात समझिए। चलिए इसको सॉल्व करिए। x 80 में से 50 गया, माइनस का 30 क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। y अपान में 160 में से 150 चला गया, माइनस का 10 क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। और 1 अपान में 6 में से 4 गया 2, माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब इसको एक बार इसके स्कूल में, एक बार इसके कुल में रखिए। तो चलिए यहाँ से रख देते हैं। x अपान में माइनस का 30 इक्वल टू 1 अपान में माइनस का 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल करके याद रखना कितना 15, यानी 15 दूनी 30 और 15 कम 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 15। बात समझे। वैसे ही इसको इसके को लिखेंगे तो y अपान में माइनस का 10 इक्वल टू 1/2, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, अब 5 की तरफ चला, 5 एक कम 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 5। बस में तो देखिए सही उत्तर की संख्या x, अब सही उत्तर की संख्या कितनी होगी x का मान कितना है 15, यानी उसने 15 क्वेश्चन सही किए हैं, समझ रहे हो। और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y, और y का मान कितना है 5, यानी उसने y क्वेश्चन क्या किए, उसने गलत किए हैं। अब क्वेश्चन क्या था, टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो टेस्ट में कितने अंक प्राप्त, भाई कुछ क्वेश्चन उसने 100 सही किए हैं, कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं, तो सही क्वेश्चनों की संख्या और गलत क्वेश्चनों की संख्या। अब भाई क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ सही क्वेश्चन करोगे, कुछ गलत करोगे, तो गलत वाले क्वेश्चन की संख्या प्लस सही क्वेश्चन दोनों को ऐड कर दो, वही टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, तो वो हो जाएगी x प्लस वाई, मतलब जितने क्वेश्चन सही किए 15 प्लस जितने क्वेश्चन गलत किए 5, और 15 5 20, यानी टोटल प्रश्न कितने थे 20। बात समझ रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ।